हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं रक्षित गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इकोनॉमिक्स क्लास 12 का हमारा चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था। इससे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि सरकारी बजट क्या होता है, सरकारी बजट के क्या क्या उद्देश्य होते हैं। आई होप वो सारी वीडियो आपने देख ली होगी। आज की जो वीडियो हमारी वो होने वाली है कर प्राप्तियों के ऊपर और करेतर प्राप्तियों के ऊपर, यानी कि जो टैक्स रिसिप्ट होती है वो क्या होती है, नॉन टैक्स रिसिप्ट है वो क्या होती है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है और दोनों के कितने पार्ट्स है, उनको हम समझने वाले इस वीडियो में। कर प्राप्ति वाला जो टॉपिक है ये राजस्व प्राप्तियों में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। और राजस्व प्राप्तियों की जब हम बात करेंगे तो उसके अंदर कर प्राप्तियों को शामिल किया जाता है और करेतर प्राप्तियों को शामिल किया जाता है। तो इन दोनों के बारे में हम कर प्राप्तियों को अभी समझ लेंगे इस वीडियो में, और जब हम नेक्स्ट वीडियो में कर प्राप्तियों से रिलेटेड जो भी बात करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से कर की बात हो रही है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम देखेंगे कर प्राप्तियां क्या होती है। कर का मतलब होता है टैक्स। नॉर्मल सी भाषा में हम बचपन से टैक्स सुनते आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने एक मार्कर खरीदा है तो इसके अंदर जितना इसका प्राइस होता है उसमें कुछ परसेंट टैक्स इंक्लूडेड रहता है, और ये टैक्स कभी कभी कस्टमर को देना पड़ता है, कभी कभी ये दुकानदार को देना पड़ता है। तो जो टैक्स होता है वो हमने नॉर्मल भाषा में पता बचपन से सुनते आ रहे हैं। अब इसका इकोनॉमिक्स की टर्म्स में क्या है, एक ऐसा पैसा जो लोग सरकार को देते ही देते हैं, यानी कि कोई पर्सन ऐसा नहीं बोल सकता है कि जितने में मार्कर बना उतने में इसका पैसा दूंगा, इसके ऊपर जो टैक्स लग रहा है उसको नहीं दूंगा। तो ये एक ऐसा पैसा होता है जो सभी लोगों को सरकार को देना होता है। टैक्स देना सभी के लिए जरूरी होता है, यानी कि ये अनिवार्य है टैक्स देना। कोई भी पर्सन ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं टैक्स नहीं दूंगा। नेक्स्ट, अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ पर इसका हमने मीनिंग देख लिया है इजी लैंग्वेज में। आप चाहो तो इस सबका स्क्रीनशॉट ले लेना जब मैं पढ़ा दूंगा। तो अब डेफिनेशन क्या है इसकी, एक ऐसा अनिवार्य भुगतान जो परिवार और फर्मों द्वारा सरकार को किया जाता है, यानी कि एक ऐसा भुगतान होता है, एक ऐसा पैसा होता है जो परिवार क्षेत्र और जो फर्म क्षेत्र होते हैं वो सरकार को देते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कर के कितने प्रकार होते हैं, यानी कि टैक्सेस के कितने टाइप्स होते हैं। टैक्स के बेसिकली इसमें 3 भागों में बांटा गया है। जैसे जैसा बुक के अंदर बताया गया है वैसा वैसे हम इसको समझेंगे और बिल्कुल इजी लैंग्वेज में इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। मैंने आपको पहले बताया है, सबसे पहले आप चीजों को समझने की कोशिश करो और फिर लिख तो आप अपने अकॉर्डिंग लोगे ही। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले बुक के अंदर जो डेफिनेशन दी गई होती है उसको समझे बिना उसका जो आगे वाले कॉन्सेप्ट होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। पर लेकिन जब तक आप बेसिक को नहीं समझोगे तो आपको एडवांस समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको इसका बेसिक मीनिंग पता होना चाहिए, उसके बाद इसको आप अपनी लैंग्वेज में भी समझा सकते हो। तो जो कर के प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रगतिशील कर, और एक होता है प्रतिगामी कर। दूसरा इसका होता है मूल्यानुसार और विशिष्ट कर। तीसरा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर। ये 3 है लिखे गए बुक के अंदर। वैसे टोटल 6 होते हैं, जैसे प्रगतिशील अलग है, प्रतिगामी अलग है, मूल्यानुसार अलग है, विशिष्ट कर अलग है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ये अलग है। इसकी कैटेगरी बना रखी है कि 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, और वैसे 6 है टोटल। अब हम एक एक को हम समझ लेंगे अलग अलग पॉइंट्स में। सबसे पहले प्रगतिशील कर को देखते हैं। प्रगति का मतलब क्या होता है, नॉर्मल भाषा में प्रोग्रेस। प्रगति का मतलब होता है प्रोग्रेस। तो इसके नाम से पता चल रहा है कि यह लोगों की प्रगति के अनुसार उन पर लगाया जाता है, यानी कि एक ऐसा कर होता है जो लोगों की प्रगति के हिसाब से लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पर्सन है वो आज कम प्रगति कर रहा है, यानी कि कम पैसे कमा रहा है, तो उसके ऊपर कम टैक्स लगाया जाएगा। और जो पर्सन जो ज्यादा पैसे कमा रहा है, यानी कि जो ज्यादा प्रगति कर रहा है, ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा है, उसके ऊपर ज्यादा टैक्स लगाया जाएगा। तो जो टैक्स का रेट होता है, यानी कि जो रेट होता है टैक्स का, वो डिपेंड करता है लोगों की इनकम के ऊपर। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि प्रगतिशील कर एक ऐसा कर होता है जो लोगों की आय के ऊपर डिपेंड होता है। अगर लोगों की आय ज्यादा है तब उनके ऊपर ज्यादा इसका रेट लगाया जाएगा, अगर लोगों की आय कम है तो जो टैक्स का रेट है वो कम लगाया जाएगा। अब इसका थर्ड पॉइंट है, आय बढ़ने के साथ साथ इस पर कर की जो दर होती है वो बढ़ती चली जाती है, यानी कि जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे उनके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो बढ़ता चला जाएगा। अमीर व्यक्तियों पर ज्यादा कर लगाया जाता है और गरीबों पर कम लगाया जाता है। जैसा हमें पता है, जो व्यक्ति है जो ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, जो ज्यादा अमीर है, उनके ऊपर ज्यादा टैक्स लगाया जाएगा क्योंकि उनकी इनकम ज्यादा होगी। और इसके कंपैरिजन में जो लोग गरीब होते हैं, यानी कि जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं, जिनकी इनकम कम है, तो उनके ऊपर टैक्स भी कम लगाया जाएगा। तो जो रेट होगा टैक्स का वो कम होगा, डिपेंड करेगा इनकम के ऊपर। याद रखने के लिए आप इस ट्रिक को याद रख सकते हो कि लोगों की प्रगति के अनुसार उनके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है वो प्रगतिशील कर होता है। नेक्स्ट इसका आ जाता है प्रतिगामी कर।
अब जहां हमने देखा था कि प्रगतिशील कर जो होता है वो बदलता रहता है, यानी कि अगर पैसा कम कमा रहे लोग तो उनके ऊपर कम टैक्स लगेगा, अगर जो लोग पैसा ज्यादा कमा रहे हैं उनके ऊपर ज्यादा टैक्स लगेगा। प्रतिगामी कर में क्या होता है, ये टैक्स बदलता नहीं है, यानी कि जो इसका रेट है वो फिक्स रहेगा। भले जो पर्सन कम पैसा कमा रहा है उसके ऊपर भी सेम रेट ऑफ टैक्स लगेगा, अगर जो ज्यादा पैसा कमा उसके ऊपर भी सेम रेट ऑफ टैक्स लगेगा। यानी कि जो टैक्स का रेट होता है वो गरीबों के लिए अमीरों के लिए बराबर होता है। अगर कोई कम पैसा कमा रहा है उसके ऊपर भी सेम रेट ऑफ टैक्स लगेगा, कोई ज्यादा पैसा कमा रहा है उसके ऊपर भी सेम रेट लगेगा टैक्स का। तो जब कर की दर स्थिर रहती है, यानी कि फिक्स्ड रेट ऑफ टैक्स रहता है, उसको हम प्रतिगामी कर कहते हैं। आय कम है तब भी उतने टैक्स लगेगा, आय ज्यादा है तब भी उतने टैक्स दिया जाता है लोगों के द्वारा। तो ये प्रतिगामी कर की विशेषता है। नेक्स्ट है मूल्य अनुसार कर। अब जो इसका सेकंड वाला पॉइंट है स्टार्ट हो गया, आपको ध्यान रखना है। मूल्य अनुसार कर वो कर होता है जिसको हम मूल्य वृद्धि कर भी कहते हैं। इससे पिछले वाले वीडियोस में हमने मूल्य वृद्धि का मतलब समझा था, चैप्टर नंबर 4 में भी हमने मूल्य वृद्धि को समझा था। मूल्य वृद्धि का मतलब क्या होता है बिल्कुल नॉर्मल भाषा में समझते हैं। जैसे सपोज करो आपके पास में भी 2 किलो आटा है, अब आटे से आपने सोचा कि आज कोई नया एक्सपेरिमेंट करना है, अब उस आटे का आपने यूज करके बिस्किट बना दिया है, तो हमने 2 किलो जो आटा खरीदा था उसकी मूल्य वृद्धि कर दी और मूल्य वृद्धि करके उसको बिस्किट में बदल दिया। अब हमें पता है कि 2 किलो आटे से बहुत ज्यादा बिस्किट के पैकेट बना दिए जाएंगे, तो उसकी हमने मूल्य वृद्धि कर दी है। ऐसे ही कंपनी वाले भी करते हैं, वो कम जो सामान रहता है उसको बदल के ज्यादा पैसे का कर देते हैं। तो मूल्य अनुसार कर वो होता है जो मूल्य वृद्धि होने पर लगाया जाता है। अब जब बिस्कुट बनाया गया था उसके ऊपर, बिस्कुट के पैकेट के ऊपर जो टैक्स लगाया जाएगा वो मूल्य वृद्धि कर होगा। तो आपको सिंपल सा ये याद रखना है कि जब वस्तुओं की मूल्य वृद्धि की जाती है और उसके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है उसको मूल्य अनुसार कर कहते हैं, यानी कि वो उसकी मूल्य वृद्धि के हिसाब से कर लगाया जाता है। आटे से जब बिस्किट बनाया, बिस्किट बना के तैयार कर दिया, तो बिस्किट के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। पहले आटे के ऊपर भी टैक्स लग रहा था, फिर आटा खरीदा और आटा खरीदने के बाद में उसको बिस्किट बना दिया तो बिस्किट के ऊपर भी टैक्स लग गया। अब जब बिस्किट मार्केट के अंदर आया, अब लोग उसको खरीदेंगे तो वो इंक्लूडेड टैक्स के अनुसार उसको खरीदेंगे। तो मूल्य वृद्धि के हिसाब से जब टैक्स लगाया जाता है वो मूल्य वृद्धि कर होता है। यहाँ पर हमने इन तीनों के टाइप्स को समझ लिया है, आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम इसके नेक्स्ट वाले टैक्सेस को समझेंगे। तो अब हम देखेंगे कि जो विशिष्ट कर प्रणाली है, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, ये तीनों बचे हुए कर के बारे में। तो विशिष्ट कर प्रणाली क्या होती है? अब देखो विशिष्ट का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक, यानी कि जो उसके स्पेसिफिकेशन के अनुसार होता है। फॉर एग्जाम्पल स्पेसिफिक का मतलब है, पहले आप समझ लो। विशिष्ट का मतलब ये होगा जैसे कि एक मार्कर है जो रेड कलर का है, एक दूसरा मार्कर है जो ब्लैक कलर का है, तो जो रेड कलर का मार्कर होगा उसका प्राइस अलग है और जो उसके ऊपर लगने वाला टैक्स है वो अलग है, और जो ब्लैक कलर का जो मार्कर होगा उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो अलग होगा, उसके ऊपर जो पैसा लगेगा वो अलग होगा। तो ये विशिष्टता हो गई दोनों की। इसकी विशेषता क्या है, ये लाल कलर का है, दूसरे की विशेषता क्या है, वो ब्लैक कलर का है। तो विशिष्टता का मतलब होता है किसी भी सामान में कैसी स्पेसिफिकेशन होती है उसको ही हम विशिष्टता कहते हैं। अब विशिष्ट कर प्रणाली, जब विशिष्टता का मतलब हमें पता चल गया, तो विशिष्ट कर प्रणाली वो होती है जो वस्तु की विशिष्टता के अनुसार उस पर जब कर लगाया जाता है तो वो होती है विशिष्ट कर प्रणाली। फॉर एग्जाम्पल अगर एक पेप्सी की बोतल है और वो 1 लीटर की है तो उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो कम लगेगा, और वहीं पर एक पेप्सी की बोतल है जो 2 लीटर की है उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो ज्यादा लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि उसकी जो क्वांटिटी है वो बदल गई है, यानी कि जो मात्रा है वो बदल गई है। तो यही होता है स्पेसिफिकेशन का मतलब। विशिष्टता का अर्थ होता है आकार, यानी कि साइज, इसके अलावा उसका वजन कितना है, इसके अलावा उसका रंग कितना है। तो जब इसके आधार पर टैक्स लगता है तो उसको ही हम विशिष्ट कर प्रणाली कहते हैं। कि अगर 1 लीटर की पेप्सी की बोतल है तो उसके ऊपर कम टैक्स लगेगा, 2 लीटर की उसके ऊपर ज्यादा लगेगा। इसके अलावा अगर आप सपोज करो एक पानी की बोतल है तो जो छोटी पानी की बोतल आती है वो उसके ऊपर कम टैक्स लगेगा, जो बड़ी पानी की बोतल आती है उसके ऊपर ज्यादा टैक्स लगेगा, क्योंकि उसका साइज जो है वो बड़ा हो गया है। तो वही होती है विशिष्ट कर प्रणाली। इसका एग्जाम्पल है कि अगर वजन ज्यादा है तब टैक्स भी ज्यादा होगा, अगर वजन कम है तो टैक्स भी कम होगा। तो ये इसका नॉर्मल सी बात है। अब समझ लेते हैं प्रत्यक्ष कर को और अप्रत्यक्ष कर को। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो जो प्रत्यक्ष कर होता है उसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं इंग्लिश में। जिस व्यक्ति के ऊपर यह कर लगाया जाता है या उसी को भरना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आयकर। अब जैसे कि सपोज करो किसी व्यक्ति की इनकम है वो 1 लाख रुपए है और वो बोले कि मैं 1 लाख के ऊपर 10,000 रुपए का टैक्स नहीं भरूंगा, किसी और को भरवा दूंगा कि वो भर देगा मेरी जगह पे टैक्स। तो ऐसा नहीं हो सकता है। जिसकी जितनी इनकम होती है वो उसके अकॉर्डिंग टैक्स भरता है। हम इसको दूसरे के ऊपर नहीं बोल सकते कि मैं टैक्स नहीं भर के इससे टैक्स भरवा लूंगा। तो जिस व्यक्ति के ऊपर यह कर लगाया जाता है उसी को यह भरना पड़ता है, तो उसको हम बोलते हैं प्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर इससे अपोजिट हो जाता है बिल्कुल। जिस व्यक्ति के ऊपर यह कर लगाया जाता है
वो व्यक्ति इस कर को खुद नहीं भरता, किसी और से भरवाता है। अब इसका एक एग्जाम्पल आप समझो, जैसे कि आप एक दुकान के ऊपर गए, दुकान में आपने कोई सामान खरीदा है, एक सामान खरीदा आपने 2,000 रुपए का, अब आप उससे 2,000 रुपए ही उसको दोगे, लेकिन दुकानदार क्या होता है, वो बहुत तेज दिमाग का होता है, वो 2,000 रुपए तो आपसे लेता ही लेता है, उसके साथ में बोलता है प्लस जीएसटी, यानी कि जितना आप सामान ले रहे हो उसके ऊपर जीएसटी जो चार्ज होगा वो आपसे ही लिया जाएगा। तो जो टैक्स होता है जीएसटी, सरकार बोलती है कि इसको दुकानदार भरेंगे, लेकिन दुकानदार क्या करता है, इस टैक्स को कंज्यूमर से ले लेता है। जो कस्टमर जाता है दुकान पे उससे बोलता है कि तुम्हें जीएसटी दोगे इस पर्टिकुलर सामान की। तो जो जीएसटी का बिल होता है वो सामान का जो टैक्स होता है वो हम किसी और के ऊपर ट्रांसफर कर सकते हैं, तो वो होता है अप्रत्यक्ष कर। तो यह जिस व्यक्ति के ऊपर यह कर लगाया जाता है, सरकार इस कर को दुकानदार के ऊपर लगाती है, लेकिन जो दुकानदार है वो खुद उस टैक्स को नहीं भर रहा है, वो व्यक्ति इस टैक्स को खुद ना भरकर किसी और से भरवाता है। जो कस्टमर उसकी दुकान पर आया, उसने जितने का सामान लिया, उससे बोला इसके ऊपर इतने का जीएसटी लगेगा, तो वो इस टैक्स को किसी और से भरवा रहा है, तो अप्रत्यक्ष कर वो होता है। अब इसको यहाँ पर एक बेसिक से इनके डिफरेंस दे रखे हैं, 3 पॉइंट्स में आपको समझ में आ जाएगा। जो प्रत्यक्ष कर होता है ये उस व्यक्ति को भरना पड़ता है जिसके ऊपर ये लगाया जाता है। सपोज करो कि कोई दुकानदार है, अब उसकी जितनी इनकम होगी उतना तो टैक्स उसको भरना ही पड़ेगा। अब ये थोड़ी बोलेगा कि जो मेरी इनकम हो रही है उसके ऊपर जो कस्टमर है वो टैक्स भर देगा, तो जैसे उसकी इनकम होगी उसका जो टैक्स भरेगा वो प्रत्यक्ष कर हो जाएगा। लेकिन वही जो उसका दूसरा टैक्स होता है, अगर कोई सामान खरीदता है उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा, उसको वो किसी और से भरवा लेगा। प्रत्यक्ष कर यह उसी व्यक्ति को भरना पड़ता है जिसके ऊपर ये लगाया जाता है। अप्रत्यक्ष कर यह कर एक व्यक्ति पर लगाया जाता है पर वो इसका भुगतान खुद न करके किसी और से इसका भुगतान करवाता है। जैसे दुकानदार है, अगर कोई उसकी दुकान से सामान खरीदेगा तो वो खुद उस सामान का बिल नहीं भरेगा, उसका जो जीएसटी है वो किसी और से भरवा लेगा। प्रत्यक्ष कर इसको कोई अन्य व्यक्ति नहीं भर सकता है, यानी कि जो प्रत्यक्ष कर होता है उसको वही व्यक्ति भरता है जिसके ऊपर वो कर लगाया जाता है, यानी कि जिसकी इनकम के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा वही उसको टैक्स को भरेगा, किसी और के ऊपर ट्रांसफर नहीं कर सकता है। लेकिन अप्रत्यक्ष कर इसको अन्य व्यक्ति के ऊपर टाला जा सकता है, जैसा कि जीएसटी के केस में होता है। अब इसके एग्जाम्पल आप लिख देना है कि यहाँ पर आयकर होता है, यहाँ पर जीएसटी होता है। यहाँ पर हमारे टैक्स वाला टॉपिक हो जाता है कंप्लीट, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम समझेंगे इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है करेतर प्राप्तियां, यानी कि नॉन टैक्स रिसिप्ट्स क्या होती है। अभी हमने देखा टैक्स रिसिप्ट्स क्या होती है, कुछ ऐसा भुगतान होता है जो लोग सरकार को करते हैं और जरूर करते हैं, और कुछ ऐसा हिस्सा जो टैक्स के अलावा सरकार को मिलता है, यानी कि कुछ ऐसी इनकम भी तो होती है सरकार की जो टैक्स के बिना भी उसको मिलती है, उस इनकम को हम करेतर प्राप्तियां यानी कि नॉन टैक्स रिसिप्ट्स बोलते हैं। एक ऐसा पैसा जो बिना टैक्स के भी सरकार कमाती है। तो इसकी डेफिनेशन है कर को छोड़कर सरकार को अन्य स्रोतों से जो पैसा मिलता है उसे करेतर प्राप्तियां कहते हैं, यानी कि टैक्स के अलावा सरकार को जो पैसा मिलेगा उसको हम करेतर प्राप्तियां या नॉन टैक्स रिसिप्ट्स कहते हैं। करेतर प्राप्तियां बहुत टाइप्स की होती है, अब एक एक करके इनका मतलब समझ लेते हैं। सबसे पहली होती है शुल्क, जिसको कहते हैं फीस। सरकार अपनी सेवाओं के बदले में जो भुगतान प्राप्त करती है, हमें पता है सरकार बहुत सारी सेवाएं देती है लोगों को। फॉर एग्जांपल अगर आपको अपना लाइसेंस बनवाना है तो उसके लिए कोई सरकारी रजिस्ट्रेशन फीस होती है, वो भरनी होती है। इसके अलावा अगर जन्म पंजीकरण करवाना है तो उसकी रजिस्ट्रेशन फीस भरनी होती है। इसके अलावा अगर भूमि पंजीकरण करवाना है तो उसकी भी फीस भरनी होती है। तो सरकार की सेवाओं के बदले में सरकार को फीस दी जाती है लोगों के द्वारा, तो उस फीस को ही हम शुल्क या फीस कहते हैं। और जो ये पैसा सरकार को दिया जाता है ये किसी टैक्स का पार्ट नहीं है, लेकिन ये नॉन टैक्स का पार्ट माना जाता है। तो पहला पॉइंट है शुल्क या फीस, कुछ ऐसी फीस जो सरकारी सेवाओं के बदले में लोगों द्वारा सरकार को दी जाती है। और किस लिए दी जाती है, क्योंकि सरकार की उन्होंने सेवा इस्तेमाल की थी। सेकंड इसका पॉइंट है जुर्माना या फाइन। जुर्माने का मतलब हमें पता है, जब हम लोग यानी कि जब कोई भी नॉर्मल पर्सन कानून तोड़ता है तो उसके बदले में उसको कुछ ना कुछ फाइन देना पड़ता है, उसको ही हम जुर्माना कहते हैं। तो जुर्माने से भी सरकार को अच्छी खासी कमाई हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक व्यक्ति है, अगर वो कार चलाता है और वो सीट बेल्ट नहीं पहनता है तो उसके बदले में उसको फाइन देना पड़ेगा। अगर कोई पर्सन है बाइक चला रहा है, हेलमेट नहीं पहना है, तो उसके बदले में उसको फाइन देना पड़ेगा। तो फाइन का मतलब होता है कि ऐसे भुगतान जो कानून तोड़ने वाले को सरकार को देने पड़ते हैं। इसका एग्जाम्पल है हेलमेट न लगाने पर लिया जाने वाला जुर्माना। तो जो जुर्माना लोगों से लिया जाएगा और सरकार को दिया जाएगा, तो इससे भी सरकार की इनकम बनेगी और ये नॉन टैक्स का एक पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एस सीट। अब एस सीट का मतलब क्या होता है,
कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका कोई कानूनी उत्तराधिकारी नहीं होता है, यानी कि उनकी संपत्ति का कोई दावेदार नहीं है। तो ऐसे लोग जब मर जाते हैं तो उनकी मृत्यु के बाद में जो उनकी प्रॉपर्टी होती है उस पर सरकार अपना हक जमा लेती है और उस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम होती है वो सरकार को मिलती रहती है। तो एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसके जो मालिक होता है उसके कोई भी दावेदार नहीं होता है प्रॉपर्टी का, यानी कि उसका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं होता है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को क्या करेगी सरकार, जब उसका कोई दावेदारी नहीं है तो सरकार उसकी प्रॉपर्टी से जो भी कमाई होती है उसको अपने पास रखती है। तो ये भी नॉन टैक्स रिसिप्ट का एक पार्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका सरकारी उद्यमों से आय। सरकार बहुत सारे उद्योग चलाती है, बहुत सारे उद्यम चलाती है, फॉर एग्जांपल रेलवे चलाती है, कारखाने चलाती है, और उनकी मदद से जो पैसा सरकार को मिलता है वो भी नॉन टैक्स रिसिप्ट का पार्ट होता है। सरकार कई प्रकार के उद्यमों की मालिक होती है, एग्जाम्पल के लिए रेलवे हो गया, कारखाने हो गए, और इनकी जो भी इनकम होती है वो नॉन टैक्स में शामिल होती है। फिफ्थ पॉइंट है इसका अनुदान या दान। अब हमें पता है कि जैसे कोरोना काल हुआ था, प्राकृतिक आपदा में क्या करते हैं लोग सरकार को कुछ पैसा दान में दे देते हैं, यानी कि नेशन को बचाने के लिए अपनी इनकम में से कुछ हिस्सा लोग दान कर देते हैं सरकार को, और सरकार उस पैसे को सही जगह पर इस्तेमाल करती है। तो दान भी सरकार की आय का एक पार्ट माना जाता है। तो सरकार द्वारा प्राप्त किए गए जितने भी अनुदान होती है, दान होते हैं, डोनेशन होती है, वो भी नॉन टैक्स रिसिप्ट का पार्ट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका विशेष अंकन। कई बार क्या होता है सरकार कुछ सरकारी काम करवाती है, जैसे नाली बनवाना, सीवेज सिस्टम बनवाना, गैस पाइपलाइन लगवाना, रोड बनवाना, सड़क बनवाना। इनकी वजह से क्या होता है, इनकी वजह से जो आसपास की प्रॉपर्टी होती है लोगों की उसकी वैल्यू बढ़ने स्टार्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल एक जगह है तो वहां पर क्या होता था, सड़क जो थी वो बहुत ज्यादा कच्ची थी, वहां पर सीवेज की सुविधा नहीं थी, नालियां नहीं बनी हुई थी, लोगों की जो प्रॉपर्टी की वैल्यू थी वो बहुत कम थी। लेकिन सरकार ने क्या किया, सरकार ने वहां पर सड़क बनवा दी, सरकार ने वहां पर सीवेज की व्यवस्था करवा दी, गैस पाइपलाइन की व्यवस्था करवा दी। उसकी वजह से उस प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ने लगी है। तो जितनी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाती है सरकारी काम काज के आधार पर, तो सरकार को पता लगता है कि जो उसने काम करवाया था उसकी वजह से उन लोगों की प्रॉपर्टी बढ़ गई है, तो उन प्रॉपर्टी के मालिकों से कुछ पैसा चार्ज किया जाता है सरकार के द्वारा, और जो इनकम होती है उसको हम विशेष अंकन कहते हैं। अब हम इसको समझते हैं। कई बार सरकारी कार्यों से, जैसे सड़क बनवाना, नाली बनवाना, इससे जो लोगों के मकान दुकान होते हैं उनकी वैल्यू बढ़ जाती है, प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाती है। प्रॉपर्टी की वैल्यू के बढ़ने से सरकार क्या करेगी, लोगों से कुछ पैसे वसूलेगी कि हमारे काम करवाने से आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई है, तो सरकार उनसे कुछ पैसा वसूल करती है। इसको ही विशेष अंकन कहते हैं। तो ये भी नॉन टैक्स रिसिप्ट का एक पार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर इसके जो 6 पॉइंट्स हैं आई होप आपको समझ में आया होगा। फर्दर रिवीजन के लिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और इन पॉइंट्स को अपने बुक के अंदर जब आप रेफर करोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि हर एक पॉइंट में कौन कौन सी बात कही गई है। तो यहाँ पर हमारी ये वाली वीडियो हो जाती है कंप्लीट। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो सीरीज में। तब तक आपको जितने भी टॉपिक मैंने समझाए सबको एक बार रीड कर लेना है अच्छे से, और नेक्स्ट वीडियो में हम राजस्व प्राप्तियों के बारे में और पूंजीगत प्राप्तियों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे और जुड़े रहे एक्सपर्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।